गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। सो आज एक 11th मार्च एंड डे इज फ्राइडे, कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को। सॉरी फॉर द डिले इन द वीडियो। एक्चुअली आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में सब आपको अगर पता है तो एग्ज़ाम्स थे, तो उसके वजह से मेरा भी एग्ज़ाम था तो डिले हो गई वीडियो। और उसके अंदर अगर आप न्यूज़पेपर आज देखेंगे तो एक और इसके अंदर हाईलाइट है। तो पहली हाईलाइट तो मैं आपको पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन ही दे देता हूँ। तो इसके अंदर क्या है कि 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस चल रहे थे, तो उनका थर्सडे को कल रिजल्ट आ गया। तो उसके वजह से क्या है, पहली बात तो मैं आपको रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ। तो यूपी, मणिपुर, गोवा एंड उत्तराखंड के अंदर बीजेपी जीती है और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जीती है। तो इसके अंदर हाइलाइट्स बेसिकली यही थे। और इसके अलावा इसके अंदर हर जो मिनिस्टर वहाँ पे जीता है और एज अ होल पार्टी के बारे में यहाँ पर 4 पेजेस के अंदर उसकी हाईलाइट दी हुई है। फर्स्ट पेज के अंदर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ तक। और फिफ्थ पेज के अंदर भी आप देखेंगे तो शुरू के जो आर्टिकल्स हैं ऐड से पहले, वो उसी के बारे में है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी आज छोटा पड़ रहा है। और अगर हम जो इसके अलावा पूरी यहाँ पर आर्टिकल्स हैं उसको हम कवर करेंगे और पेजेस हैं उसको कवर करेंगे। तो पहला आज का आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल बनता है, तो इसको देख लेते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक नीचे दिया हुआ है एक टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा इसके सेम ही ग्रुप के अंदर मैं द हिंदू और बिजनेस स्टैंडर्ड, ये 3 पीडीएफ में आपकी अपलोड कर देता हूँ। तो इन तीनों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वही सेम टेलीग्राम ग्रुप का। तो उसको आप ज्वाइन कर सके, वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस वाले आर्टिकल के साथ। इसके अंदर बेसिकली लिखा है सेंसेक्स निफ्टी गेन फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव डे एंड्स 1.5% अप। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि मंडे तक आपका जो निफ्टी और सेंसेक्स थे, वो बहुत सारे रीजन्स की वजह से, जिसके अंदर एक रीज़न, आपका बड़ा रीज़न रशिया यूक्रेन का पूरा क्राइसिस था, उसकी वजह से मंडे तक फॉल कर रहे थे पिछले एक वीक से। उसके बाद आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, किसी दिन 1%, 2%, 3% ये बढ़े ही हैं यहाँ पर। और अगर हम थर्सडे की बात करें तो 1.5% दोनों इंडाइसेस लगभग बढ़े हैं। और यहाँ पर एक जो हेडलाइन के अंदर आपको दिखेगा, इंडियन इंडाइसेस क्लाइम ऑन क्यूज फ्रॉम ग्लोबल इलेक्टोरल बैटल्स। तो क्यूज का क्या मीनिंग होता है? तो क्यूज का मीनिंग होता है साइंस या फिर सिग्नल्स। तो साइंस या फिर सिग्नल्स मतलब ग्लोबली मार्केट से अगर हम साइन देखें, जो पूरे एशियन मार्केट को यहाँ पर रेफर कर रहे हैं ग्लोबल से। ग्लोबल मतलब ग्लोबल नहीं है, क्योंकि यूएस का मार्केट और यूरोप का मार्केट फेल किया है कल। तो यहाँ पर ये एशियन मार्केट को रेफर कर रहे हैं। तो अगर हम एशियन मार्केट में देखें तो पूरे ही मार्केट में एक पॉजिटिव कल सेंटीमेंट बना है। यहाँ पर इसके पीछे बड़ा एक रीज़न ये आया है कि मॉस्को, रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर, मतलब वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, इंडिया के अंदर इंपोर्ट बोलेंगे उसको। तो इंडिया के अंदर जो वो ऑयल आता है उसके अंदर सप्लाई में कोई भी ट्रेंचेस नहीं आएंगे। तो ये काफ़ी एक बड़ी क्लैरिफिकेशन थी। और ये भी एक क्लैरिफिकेशन आई है कि रशिया और यूक्रेन का जो पूरा क्राइसिस चल रहा है, इसके अंदर भी सब पूरे आपकी रेजोल्यूशन की होप चल रही है। तो ये 2 रीज़न है मेन जिनकी वजह से आपके ग्लोबली या फिर कम से कम एशियन इंडाइसेस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा एक छोटा रीज़न ये भी निकल के आ रहा है कि रशिया, मतलब जो पूरे ऑयल प्राइसेस हैं, इसकी वजह से थोड़े स्टेबलाइज हुए हैं। हालांकि अगर आप डेटा पे जाएंगे तो इंक्रीज़ हुआ है ऑयल प्राइसेस के अंदर, बट वो भी उतना इंक्रीज़ नहीं है कंपैरेटिवली जितना ट्यूसडे या वेडनेसडे उससे पहले हो रहा था। तो इसकी वजह से। और अगर हम इंडिया स्पेसिफिक देखें तो बीजेपी की विन हुई है 4 स्टेट्स के अंदर, 4 स्टेट असेंबलीज के अंदर। तो उसकी वजह से हुआ क्या है कि बीजेपी को एक स्टेबल गवर्नमेंट और कमर्शियली वाइबल गवर्नमेंट बोला जाता है। स्टेबल मतलब कि अगर वो रहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो ऑब्वियसली बात है 5 साल के लिए तो है ही। तो उसकी वजह से एक स्टेबल गवर्नमेंट हो गई और काफ़ी पहले से अब चल रहे हैं इन स्टेट्स के अंदर, काफ़ी सारी स्टेट्स के अंदर। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो कमर्शियली वाइबल है वो ये बेसिकली कि स्टार्टअप कल्चर को, एंटरप्रेन्योरशिप को या फिर एज अ बिजनेस एज अ होल को वो प्रमोट करते हैं। वो अपनी स्कीम्स जो भी लेके आते हैं उसके अंदर ध्यान रखते हैं कि आपका बिजनेस प्रमोट हो रहा हो। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अगर आप पिछली किसी भी इकोनॉमी या पिछली किसी भी गवर्नमेंट को देखें तो उसके अंदर बिजनेस इतना ज़्यादा किसी ने प्रमोट नहीं किया है। तो उसके वजह से बीजेपी के आने की वजह से इंडाइसिस के ऊपर ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस बात का। तो अगर आगे देखें तो इंडियन इक्विटीज सर्ज्ड ऑन थर्सडे ट्रैकिंग गेन्स इन एशियन मार्केट्स। अब यहाँ पर ये बेसिकली ये स्टेटमेंट बोल कैसे रही है ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करेंगे तो मैंने पिछले 5 डेज़ का चार्ट लगा रखा है। अगर आप इसमें थर्सडे की वैल्यूज़ को कंपेयर करके, जो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, ये थर्सडे की पहली वैल्यू है यहाँ पर 16,644। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं जो लास्ट में 16,585 चलता है, तो ये 16,585 एक्चुअली आज का है। तो उससे पहले जो थर्सडे की लास्ट फिगर है 16,562, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो उसके बेसिस पे आपको निकलता है 1.5% का गेन। और अगर आपको ये कंपेयर करना है कि एशियन मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक पूरी लिस्ट है यहाँ पर विकीपीडिया के ऊपर, ये लिस्ट ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस।
तो इंडाइसिस के अंदर अगर आप एशिया में जाएंगे तो एक आपको इंडेक्स दिखेगा S&P एशिया। अगर आप S&P एशिया का रिटर्न देखते हैं तो आप इजीली दोनों रिटर्न्स को कंपेयर कर सकते हैं, जो भी मैंने ओपन कर रखा है। तो अगर आपको दिखेगा यहाँ पर S&P एशिया का पिछले 1 डे का रिटर्न रहा 2.7%, जो कि ऑब्वियसली बात है 1.5% की काफ़ी क्लोज है। और अगर आप US मार्केट्स वगैरह को देखेंगे तो वो फॉल की हैं, तो उसके वैसे यूरो यहाँ पे भी लिखा भी है ये बात, यूरोपियन मार्केट्स और US के फ्यूचर मार्केट और वैसा मार्केट भी इक्विटी मार्केट, तो वो दोनों ही फेल किए हैं। तो उसकी वजह से आपका एशियन मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इसके अंदर आता है। तो ये चीज़ हुई यहाँ पर। अब इसके अलावा पहले पेज के अंदर कोई इसके अंदर हाईलाइट नहीं है, तो हम आगे चलते हैं जो आपकी मेन न्यूज़ हमें कवर करनी है। तो पहली आज की न्यूज़ आती है ATM वाले सेक्शन के ऊपर। ये सेक्शन मैंने आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंस और मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंदर पहली न्यूज़ है आपकी MS कट्स ईयर एंड सेंसेक्स टारगेट टू 62,000। बेसिकली MS का क्या मीनिंग है पहले ये समझते हैं। तो MS का मीनिंग है आपका मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली वन ऑफ द मेजर ब्रोकरेज फर्म है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर मतलब इंडिया के अंदर नहीं बोलना चाहिए, ग्लोबली बोलना चाहिए। ग्लोबली सबसे बड़ी वन ऑफ द फर्म्स है। इनके अलावा आपकी टोटल 4 फर्म्स आती हैं जो सबसे ऊपर है, जिसके अंदर आपकी JP मॉर्गन चेज है, मॉर्गन स्टैनली है, सिटी बैंक एंड बोफा सिक्योरिटीज़। तो ये 4 मेजर फर्म्स आती हैं आपकी ब्रोकरेजेस के अंदर जो ग्लोबली काम करती हैं। तो मॉर्गन स्टैनली क्योंकि वो ब्रोकरेज है, उसका मेन काम ही ब्रोकर वाली सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो उनके पास बहुत सारा डेटा है इंडियन स्टॉक मार्केट का, बाहर के स्टॉक मार्केट का और बहुत ऐसी चीज़ों का। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, सेंसेक्स का एक टारगेट लॉन्च किया है। ये करते रहते हैं, मतलब पहले भी दिया है इन्होंने। तो सेंसेक्स का ईयर एंड टारगेट, ईयर एंड यहाँ पर ये कैलेंडर ईयर की बात करें तो दिसंबर 2023 या 2022 की बात कर रहे हैं ये। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर सेंसेक्स का टारगेट पहले 70,000 पर इन्होंने किया था, उसको इन्होंने कम करके 62,000 पर ले आए हैं, जो कि काफ़ी एक बड़ा फॉल है। इसके मेन रीज़न अगेन वही है कि यहाँ पर बहुत सारा मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और पिछले जितना बुल रन चल रहा था जिसके अंदर आपका 50,000 से लगभग 60,000 के आसपास एक प्राइस का सेटलमेंट हो गया था पिछले पूरे 1 साल के अंदर। तो अगर उतना भी गेन आ जाता है इसके अंदर तो फिर भी हम ये वाला टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, यही वाला टारगेट अचीव कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने इसको थोड़ा डाउन कर दिया टारगेट को। अगर हम आज की डेट से कंपेयर करें तो आज के टाइम पे 55,464 ये थर्सडे की क्लोजिंग वैल्यू है। तो अगर उससे देखें तो यहाँ पर 11% अभी भी हमें अपसाइड जाना है इस टारगेट को मीट करने के लिए। यहाँ पर उन्होंने 2-3 अजम्पशंस ली हैं जिनको इन्होंने मेंशन कर दिया है इस पूरे आर्टिकल के अंदर और समझाया है। तो उसमें पहली अजम्पशन यहाँ से देखेंगे तो पहली अजम्पशन इन्होंने लिया है कि आपका रशिया यूक्रेन टेंशंस जो है वुड एंड इन वीक्स, यानी कि कुछ वीक्स का ही मामला है, ऐसा नहीं है कि सालों साल चलेगा, यानी 1-2 साल तक की बात नहीं है इसके अंदर। और ये इन्होंने अज्यूम किया है कि कुछ वीक्स के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी इंडिया के अंदर या वैसे वोलेटिलिटी चल रही है इसकी वजह से, तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ इन्होंने पहला अजम्पशन लिया है। सेकेंड अजम्पशन इन्होंने लिया है दैट फ्यूचर कोविड-19 वेव्स वुड नॉट रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेसिकली इसमें है क्या कि यहाँ पर जो आपके फ्यूचर के अंदर कोई कोविड-19 वेव्स अगर आती हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगी, जैसे कि पहली 2-3 वेव्स ने किया, स्पेशली सेकेंड वेव ने किया। तो वैसा नहीं होगा इसके अंदर, ये इन्होंने अज्यूम किया है, जो कि एक काफ़ी सेफ अजम्पशन है, क्योंकि अभी आज के टाइम पर केसेस बहुत ही कम चल रहे हैं और ग्रोथ भी बहुत कम चल रही है केसेस के अंदर, और सब चीज़ें आपकी धीरे धीरे करके ओपन होती जा रही हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पर। Implied volatility and market breadth among the other indicators are suggesting the market is likely to find a floor sooner or later। तो ये काफ़ी एक बड़ी पॉइंट है इसके नीचे, जिसके अंदर आपका मार्केट फ्लोर का पॉइंट आ जाता है। मार्केट फ्लोर का क्या मीनिंग होता है, तो बेसिकली एक सपोर्ट वैल्यू है जिससे आपका क्या होगा कि उसके ऊपर आपका जनरली मार्केट उससे नीचे नहीं जा रहा होगा। तो वो चीज़ है इसके अंदर। अब यहाँ पर अगर हम फ्लोर की बात करें तो ऐसा कोई फिगर नहीं है कि किसके ऊपर फ्लोर बनेगा, 55,000 पे बनेगा या 57,000 पे बनेगा। बट अगर एक फ्लोर बन जाता है तो उसमें हायर चांसेस रहते हैं कि वो आपका इंक्रीज हो जाएगा सेट, जो पूरा वैल्यू है आपकी सेंसेक्स की। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बाद में। तो ये चीज़ है इसके अंदर। एक और इसके अंदर हाईलाइट बनती है मेन, इंडियन इंडाइसेस आर स्टिल डाउन 3% सिंस February 24। तो February 24 एक उन्होंने रैंडम फिगर यहाँ पर ऐसे क्यों ले लिए, तो February 24 रैंडम फिगर नहीं है, रैंडम डेट नहीं है। यहाँ पर पहली बार ऐसी न्यूज़ का मेन ब्रेकआउट हुआ था जिसके अंदर आपका रशिया से रिलेटेड न्यूज़ आई थी। यानी कि आप कह सकते हैं February 24 इज़ द डेट जहाँ पे आपका रशियन इन्वेजन पूरा शुरू हुआ है। तो ये इसको आप इस तरीके से रेफर कर सकते हैं। वहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 3% आपका मार्केट टोटल डाउन चल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली हुई है इसके अंदर। यही था पहली न्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स डाउन 7% इन जनवरी एज शॉपर्स गो ईजी पोस्ट फेस्टिव स्प्लर्ज।
तो बेसिकली यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की पूरी जनवरी की काफ़ी अच्छी रिपोर्ट इस आर्टिकल के अंदर बताई हुई है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू देखें तो यहाँ पर आपका मार्केट 7% टोटल डाउन है, यानी 7% लोग अपना कम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं मार्केट के अंदर। इसके अंदर देखें तो बाकी जनवरी के अंदर इसका रीज़न ये बताया जा रहा है हेडलाइन के अंदर कि यहाँ पर जो शॉपर्स हैं, यानी कि जो शॉपिंग वगैरह करते हैं मतलब, तो वो ईजी पोस्ट फेस्टिव, यानी फेस्टिवल्स के बाद जो पूरा आपका फेस्टिवल सीजन रहता है नवंबर और दिसंबर पूरे के अंदर, तो उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ईजी जा रहे हैं, यानी कि कम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं मेनली। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स फेल इन जनवरी फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, तो ये चीज़ हमने ऊपर भी देख लिया है। स्पेंडिंग फेल 7% सब्सिक्वेंशली टू 88,000 करोड़। तो अगर हम वैल्यू के अंदर देखें तो 88,000 करोड़ पर आपका पूरा एक्सपेंडिचर इसके अंदर आ गया। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो लार्जर प्लेयर्स, मतलब इसमें बहुत सारी कंपनी स्पेसिफिक बात की गई है इसके आगे। तो जैसे HDFC में देखेंगे तो HDFC बैंक में आपका डिक्लाइन रहा 8% के अंदर। बट अगर हम सिर्फ HDFC की बात करेंगे तो HDFC के अंदर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है आज की डेट में कि उनको बैन लगा दिया गया था नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए। तो इस चीज़ को हमें कंसीडर करके चलना पड़ेगा जब भी हम HDFC की आगे बात करेंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पर। इन क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग फ्रॉम दिसंबर SBI कार्ड्स रिकॉर्डेड 6% फॉल। SBI कार्ड्स के अंदर भी 6% फॉल रहा और ICICI बैंक के अंदर 5% ड्रॉप रहा आपके टोटल कार्ड के एक्सपेंडिचर में। तो ये चीज़ है इसके अंदर। टिकट साइज़, अब इसके अंदर टिकट साइज़ एक और इसके अंदर टेक्निकल टर्म आ जाती है। तो टिकट साइज़ क्या होता है? टिकट साइज़ आपका बेसिकली कि कितना आपके पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है तो एवरेज पर्सन कितना स्पेंड करता है उस क्रेडिट कार्ड से, तो ये आपका क्रेडिट कार्ड का पूरा बताता है इसके अंदर। तो ये चीज़ है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो 4400 पर वो स्टेबल है, यानी कि इतना ज़्यादा उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आया है, यानी कि एवरेज आपका उतना ही रहा है। बट ग्रॉस वैल्यू जितने लोग कर रहे हैं वो लोग क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंडिचर वो कम हो गए। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर कार्ड रिड्यूस 9% मंथ ऑन मंथ। तो 9% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो क्रेडिट कार्ड से होते थे वो कम हो चुके हैं। तो ये चीज़ ज़रूर है यहाँ पर ट्रू। ICICI बैंक कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म प्राइवेट बैंक्स एडिंग 20। अब यहाँ पर क्या है कि हर बैंक में कितने कितने नए कार्ड्स आपके बने वो यहाँ पर बताया हुआ है, जिसके अंदर आपका पहला रेफरेंस है इसको ICICI बैंक में 24 ये 2,40,000। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे SBI कार्ड के अंदर 1,50,000 और HDFC बैंक के अंदर 2,10,000। और अगर हम HDFC बैंक के देखें तो यहाँ पर नवंबर तक और जनवरी के कुछ पार्ट में भी वो बंद था, तो उसके बावजूद भी ऐसा हुआ है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। आगे चलेंगे तो PVR सिनेपोलिस मर्जर गेट्स शो टाइम राइट। तो अब ये न्यूज़ है आपकी PVR सिनेपोलिस मर्जर गेट्स शो टाइम राइट। इसके अंदर बेसिकली PVR और सिनेपोलिस ये दो आप सभी को पता है आपकी थिएटर वाली पूरी कंपनीज है। तो इनका मर्जर हो गया यहाँ पर, और इनके मर्जर में एक जो बहुत ही सही टाइम निकला है, बेसिकली ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आज के टाइम पर जब कोविड आपका काफ़ी कम वगैरह हो गया है और उस टाइम पे इनका मर्जर आया है, तो काफ़ी गेट्स शो टाइम राइट, मतलब अच्छे टाइम पे हुआ है। तो उसकी वजह से ये है। अब यहाँ पर अगर हम इसका कंपेयर पूरे कम्बिनेशन जो इनका कॉम्बिनेशन होगा अगर हम उसको देखें तो उसके अंदर बताया जा रहा है कि अगर ये कंबाइन हो जाते हैं तो 60% ऑफ द स्क्रीन्स यही ओन करेंगे इंडिया के अंदर जो ये मर्ज्ड एंटिटी बनेगी। मर्ज्ड एंटिटी के बारे में ऐसा इस पूरे आर्टिकल के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है कि जैसे किस ब्रांड वैल्यू के अंदर वो काम कर रहा होगा या इस तरीके की चीज़ें, बट यहाँ पर ये बेसिक हाईलाइट इसके अंदर आ गई। तो ये चीज़ें यहाँ पर। इसके अलावा द स्टॉक ऑफ PVR हैज़ गेन्ड 11% इन द पास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस, क्योंकि यही आपकी जो न्यूज़ थी वो आपकी ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ लीक हो चुकी थी, तो उसकी वजह से आपका ये जो स्टॉक है वो 11% गेन करा है। 11% गेन मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है। आपकी निफ्टी का गेन इतना ज़्यादा नहीं रहा है, 3-4% हार्डली गेन रहा होगा पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। अब यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन क्या होता है? ट्रेडिंग सेशन को लेमैन लैंग्वेज के अंदर आप डे बोल सकते हैं बस। एक स्टॉक मार्केट का पूरा जब दिन होता है पूरे आपके 9:15 के आसपास मार्केट ओपन होता है और 3:15 पे क्लोज होता है और मंडे से लेकर फ्राइडे तक ओपन रहता है। तो ये 5 ट्रेडिंग सेशंस हो गए इसके। तो इस तरीके से रहता है पूरा। बाकी आगे चले तो दैट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स विल बेनिफिट इफ साइनेपोलिस इंडियाज स्क्रीन्स आर वैल्यूड एट 40-45% मोर डिस्काउंट ओवर द स्क्रीन्स ऑफ PVR। अब ये थोड़ी सी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बात आ जाती है इसके अंदर। तो इसके अंदर समझने के लिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से वैल्यूएशन कैलकुलेट की जाएगी ये मर्ज्ड एंटिटी की, तो वो कैसे की जाएगी? यहाँ पर बीच में एक आपका और डिबेट आता है बीच में, वैल्यू वर्सेस प्राइस, तो इसको भी हम बीच में देख लेंगे। तो यहाँ पर अब जो आपका ओवरऑल शेयर प्राइस निकलेगा इस पूरी मर्ज्ड एंटिटी का, तो इसको अगर हम देखें तो इसके लिए कैसे निकलेगा? फॉर्मूला होता है, वैल्यूएशन निकाली जाएगी PVR की, वैल्यूएशन निकाली जाएगी साइनेपोलिस की,
उन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा और अपॉन में नंबर ऑफ शेयर जो टोटल हैं उनको देखा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टोटल शेयर्स यहाँ पर बचे हैं, तो उसके बेसिस पे आपकी एक शेयर की वैल्यू निकाली जाएगी। अब इसके अंदर होता क्या है कि आपका एवरेज जितना वैल्यूएशन होता है दोनों का, वैल्यूएशन में क्या होता है, वैल्यूएशन वैल्यू से बहुत अलग चीज़ होती है। वैल्यू वो होती है जो आपकी प्राइस होता है, यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, 100 रुपीज़ की आपको कोई चीज़ मिल रही है बट एक्चुअली वो सेल में आपको मिल जाती है किसी दिन 80 रुपीज़ की, तो उसके अंदर जो वैल्यू रहेगी वो आपकी 100 रुपीज़ की रहेगी, बट उसका जो प्राइस आज के टाइम पे चल रहा है वो 80 रुपीज़ का प्राइस रहेगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है आपके वैल्यू और इसके अंदर प्राइस के अंदर। तो ये चीज़ इन्होंने रेफर किया यहाँ पर। अब यहाँ पर इसके अंदर इस स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला है, इस स्टेटमेंट के अंदर बोला ये गया है कि साइनेपोलिस का जो वैल्यूएशन निकाला जाएगा, अब आप वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो उसका यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो वैल्यूएशन का करने के लिए मेथड्स बहुत सारे होते हैं। वैल्यूएशन करने के लिए अगर हम पीवीआर या साइनेपोलिस जैसी बात करेंगे तो इसके अंदर आप वैल्यूएशन इस तरीके से करेंगे कि जो उनकी स्क्रीन्स है, जो नंबर ऑफ स्क्रीन्स हैं या कितना एक डायनामिक है एक स्क्रीन का, कितनी बड़ी एक स्क्रीन है वगैरह, तो ये चीज़ अगर आप मेजर करेंगे तो उसके बेसिस पे ये पूरा कैलकुलेशन होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो वैल्यूएशन होगी अगर वो किसी तरीके से डिस्काउंट पे हो जाए, यानी कि जो जितनी स्क्रीन्स हैं उनकी वैल्यू 40 to 45% डिस्काउंट पर हो सके, तो पीवीआर के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स मतलब छोटे शेयर होल्डर्स जिनके पास कम अमाउंट ऑफ शेयर्स हैं इसके अंदर, जो वो हैं उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ये यहाँ पर बेसिकली रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऑब्वियसली बात है 100 की चीज़ अगर 80 में मिलेगी तो बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि बाद में उसकी वैल्यू धीरे धीरे करके 80 पर पहुँच जाएगी, या कम से कम एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो स्टॉक्स को कम प्राइस पे बाई करके ज़्यादा भी बाय सेल कर सकेंगे फ्यूचर के अंदर। तो ये इतनी ज़्यादा कोई आपको डिबेट यहाँ पे समझ में नहीं आई होगी, बट अगर आप थोड़ा इसमें थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब आगे चले तो इसके अंदर बोला गया है 10 to 11 करोड़ रुपीज़ आफ्टर द डिस्काउंट, तो जितनी उनकी टोटल स्क्रीन की वैल्यूएशन है पर स्क्रीन वैल्यूएशन वो 10 to 11 करोड़ रुपीज़ होनी चाहिए आफ्टर ये वाला जो डिस्काउंट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये आपको आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम इसी आर्टिकल, इसी पेज के ऊपर एक्चुअली 2-3 और आर्टिकल्स हैं, तो ये हम कवर करेंगे। प्लान टू डू अप योर होम, गेट रेडी टू पे अ लिटिल मोर। तो यहाँ पर एक काफ़ी एक फैंसी सी पूरी हेडलाइन बना रखी है। इसके अंदर बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर जो आपकी टाइल्स वगैरह पूरा बिजनेस चल रहा है, अगर आपको इसके अंदर मतलब अपना पूरा होम रेनोवेट कराना है, ऐसा कुछ कराना है, तो उसके अंदर आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। यानी कि आज के टाइम पर इस जो पूरी टाइल्स का पूरा बिजनेस है या ये सब बिजनेसेस हैं, इसके अंदर जो कॉस्ट है पर यूनिट ऑफ आइटम, यानी कि पर टाइल कह सकते हैं या पर दिस थिंग, तो ये बढ़ गई है। इसके रीज़न बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर द क्रूड सर्ज इज सिंजिंग इंडस्ट्रीज दैट ऑस्टेंसिबली डोंट हैव मच टू डू विद एनर्जी प्राइसेस। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके अंदर 2-3 बड़े वर्ड्स आ गए। तो इसके अंदर पहला आपका देखेंगे लाइन, द क्रूड सर्ज इज सिंजिंग। सिंजिंग का मीनिंग होता है बर्निंग। तो क्रूड जो आपका बढ़ रहा है उसकी वजह से बर्न हो रहा है एक तरीके से। बर्न मतलब इंडस्ट्रीज़ जो है, इंडस्ट्रीज़ कौन सी, जो जिसके अंदर आपका कजारिया सीमेंट आ जाती हैं, कजारिया सिरेमिक्स जो यहाँ पे जैसे लिखा है, सो मैनी सिरेमिक्स, ये सो मैनी कंपनी का नाम है, वो कारना। इसके अंदर आपको अगर बेसिक आइडिया लेना है क्या करती हैं कंपनीज, तो आप इनको टाइल वाली कंपनी बोल सकते हैं। तो टाइल कंपनीज में जिनका इंडस्ट्रीज़ का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ, उसके अंदर आपका एक पॉजिटिव मतलब वो बर्न हो चुके हैं एक तरीके से, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऑस्टेंसिबली मतलब अपेरेंटली उनका कोई कनेक्शन भी नहीं है एनर्जी प्राइसेस के साथ, यानी कि ऐसा कोई वो उनका काम भी नहीं पड़ता ऐसे एनर्जी वाले चीज़ों को, यानी कि उनको क्या काम है इस ऑयल का, तो उसकी वजह से ये चीज़ रेफर कर रहे हैं यहाँ पर। अब आगे चले तो इसके अंदर इसीलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि गेट रेडी टू पे अ लिटिल मोर, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर देखें तो टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग इनपुट कॉस्ट दे आर राइजिंग प्राइसेस। तो उसकी वजह से ये चीज़ यहाँ पर बढ़ रही है कि मतलब इनके खुद के इंपोर्ट के प्राइसेस या रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो इनको आगे भी जाके अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे ताकि ये पूरा कूप अप कर सकें इस पूरे के साथ। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अब आगे चले तो शेयर्स ऑफ कजारिया, निटको और सो मैनी हैव प्लंज्ड मोर देन अ फिफ्थ इन द पास्ट मंथ। तो यानी कि मोर देन अ फिफ्थ का मीनिंग होता है 20%। तो 20% के आसपास लगभग ये फॉल कर चुके हैं इनके जो आपके स्टॉक्स हैं, तो वो यहाँ पर रेफर किया जा रहा है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब आगे चले तो इसके अंदर बोला गया है कि जो आपकी एशियन एंड ग्रांटिको ये वाली कंपनी है, इसके आपका 11% प्राइस फॉल किया है और निफ्टी का आपका 6% फॉल किया है। तो अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा
इनके शेयर्स फॉल किए हैं क्योंकि इनका प्राइस वगैरह ये यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगर आप ऑयल की बात करेंगे तो 117 पर बैरल ब्रेंट क्रूड की बात कर रहे हैं, और जो हमने 140 या 139 पर बैरल देखा था थोड़ी देर पहले, तो वो WTI क्रूड था। WTI मतलब आपका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट करके क्रूड ऑयल होता है, और ब्रेंट दूसरा होता है। ये दो ही मेजर फेमस है। आगे दे दो, एनालिस्ट बिलीव मोस्ट ऑफ द गैस कॉस्ट इन्फ्लेशन विल ब्रॉडली पास्ड ऑन टू द कस्टमर। तो यहाँ पर एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि जो भी कॉस्ट में इंक्रीज आएगा, कॉस्ट में इन्फ्लेशन आएगा, उसको पास ऑन कर दिया जाएगा कस्टमर के पास। तो ये मैंने आपको शायद पहले कभी बताया था कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर कॉस्ट इन्फ्लेशन हम पास कर सकते हैं, तो उसको एक मेजर या एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री माना जाता है, जिसके अंदर कस्टमर्स और ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता है, हर इंडस्ट्री के अंदर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो ऑल्टरनेटिव्स पे लोग स्विच यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। आगे चले तो कजारिया एंड सो मैनी पोस्टेड ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 140 BPS एंड 180 BPS। मतलब यहाँ पर जो इनका मार्जिन रहता है, ग्रॉस मार्जिन होता है, ग्रॉस मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। यानी कि मार्जिन, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की कोई चीज़ बेचते हैं, उसके अंदर आपको 20 रुपीज़ का ग्रॉस मार्जिन होता है। तो अगर आप 20% ग्रॉस मार्जिन की रेशो को बोलें तो वो भी आप बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर BPS मतलब 140 BPS मतलब 1.4%, 100 BPS मतलब 1% होता है। तो 1.4% और 1.8% इन दोनों का ग्रॉस मार्जिन रिस्पेक्टिवली गिर गया है। तो अगर आपका जैसे 20% मार्जिन था एग्जांपल के अंदर, तो अगर 1.4% का डिक्लाइन आ जाता है तो 18.6% मार्जिन आपका रह जाएगा। इस तरीके से रेफर कर रहे हैं ड्यू टू रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी कॉस्ट पास ऑन कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कॉस्ट ये खुद भी बियर कर रहे हैं यहाँ पर। ऑयल एजेस बैक अप डिस्पाइट पुटिन्स प्लेज टू ऑनर कमिटमेंट। तो ये बहुत ही बेसिक बात है कि यहाँ पर जो आपके पुतिन ने बोला कि ये मॉस्को से आपका इंडिया के अंदर ऑयल आ सकता है, और पूरा February 24 के बाद इन्वेजन के बाद जो पूरा ऑयल बढ़ रहा था, उसके लिए ऊपर उन्होंने स्टैंड लेते हुए ये बात बोली है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमने तो कोई भी सप्लाई रोकी भी नहीं है वगैरह वगैरह। तो उसके बावजूद भी आपका ऑयल एजेस बैक अप, यानी कि उसके बावजूद भी आपका प्राइस जो है ऑयल का बढ़ रहा है प्रीवियस सेशन के अंदर। तो ये चीज़ हुई है यहाँ पर। तो ये आपको आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। लास्ट वाली न्यूज़ बहुत छोटी थी, इसीलिए मैंने बस एक ही लाइन इसके बारे में बोली है, क्योंकि इसके अंदर कोई डेटा या ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये चीज़ हमने पूरी कवर कर ली है। बस आज की लास्ट ही न्यूज़ बची है, तो हम उसके ऊपर चलते हैं। एक्चुअली 2 न्यूज़ बची हैं, तो हम ये कवर कर लेते हैं। इंडेक्स फंड्स इन डिमांड विद विजिबिलिटी ऑन रिटर्न्स लो रिस्क। तो इसके अंदर बोला गया है, सबसे पहले इंडेक्स फंड्स की बात समझ लेते हैं। अगर आपको इंडेक्स फंड्स नहीं पता, तो इंडेक्स फंड्स बहुत बेसिक भाषा में जैसे निफ्टी चल रहा है, तो निफ्टी के अंदर आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनीज आगे आती हैं। वो क्या करती हैं कि वो निफ्टी जैसा है वैसे ही पूरा एक इंडेक्स बना देती हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप एज अ म्यूचुअल फंड उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इंडेक्स फंड्स को पैसिव फंड्स भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई ऐसा पर्सन वहाँ पे बैठा नहीं है जो मैनेज करेगा। नॉर्मली म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर पूरा, जैसे अगर ये आप पर्सन है, इन्वेस्टर है, ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ इन्वेस्टर्स होंगे, तो वो सभी मिलके अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देंगे, उनके एक म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। तो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है बीच में, ये एक फंड मैनेजर को यहाँ पर बिठाएगी, उसकी पूरी फीस देगी, उसको पूरी सैलरी देगी, और वो अपने हिसाब से कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकेगा। तो ये आपका एक एक्टिव फंड होता है। एक्टिव फंड क्यों है यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली ये पूरा एक्टिवली यही मैनेज कर रहा है। बट अगर पैसिव फंड है तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी खुद का उनका कोई काम ज़्यादा नहीं रहता, उनको एक इंडेक्स को देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी की रोज़ वैल्यूज़ आ जाती हैं, रोज़ उसके अंदर कितनी कंपनीज का कितना वेटेज चल रहा है, ये सब कुछ आ जाता है। तो उसके बेसिस पे निफ्टी का जैसा आज की डेट में हाल चल रहा है, उसको देख के बस इंटरनेट से देखेंगे, कॉपी पे करेंगे, पेस्ट करेंगे, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे यहाँ पर। तो ये जो पर्सन है, इसकी नीड खत्म हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर इसको इंडेक्स फंड्स को पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड्स बोला जाता है। और इसी की वजह से जो यहाँ पर इनको हमें सैलरी देनी पड़ती थी पहले, वो हमें नहीं देनी पड़ती, तो उसकी वजह से ये फंड सस्ते भी पड़ते हैं, इन्वेस्टर के पास ज़्यादा प्रॉफिट आता है ऐसे फंड्स में। तो इस तरीके से है। और इन फंड्स का एक और बेनिफिट होता है कि आपको ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी कभी जो फंड मैनेजर है वो जो सोचता था या जिसके बेसिस पे उसने इन्वेस्टमेंट की थी, तो उससे कुछ गलती हो गई हो। तो यहाँ पर निफ्टी की अगर हम बात करेंगे, अगर हम निफ्टी फंड में पैसा लगाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जितना निफ्टी आपको रिटर्न देगा उतना ही यहाँ पर देगा, और निफ्टी का रिटर्न बहुत ही स्टेबल चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो इसके अंदर ये चीज़ है यहाँ पर। अब आगे देखें तो इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंगली बाइंग लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स अक्रॉस बोथ एसेट क्लासेस इक्विटी एंड डेट। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको निफ्टी का एग्जांपल दिया, तो ये आपका एक तरीके से इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड हो गया, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे शेयर्स वगैरह आ गए।
इसी तरीके से अगर कोई इंडेक्स बना हुआ है जो डेट वाले फंड्स का है, जिसके अंदर काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, अभी मुझे कोई ऐसा रेडीली याद नहीं आ रहा है, तो अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा डेट म्यूचुअल फंड्स या डेट इंडेक्स फंड्स। तो यहाँ पर डेट वाले जो फंड्स हैं उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस बोथ असेट क्लासेस लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और निफ्टी वगैरह वालों के अंदर भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर लो कॉस्ट अगेन इसीलिए बोला हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये जो मैनेजर होता है बीच में इसकी फ़ीस नहीं रहती है, और इसकी जो फीस होती है उसको हम एक्सपेंस रेशो भी बोलते हैं। तो ये भी हम आगे आएगा इसके अंदर कवर करेंगे। न्यू फंड ऑफर्स इन द इंडेक्स फंड्स ड्यूरिंग द ईयर हैज़ बीन फार ग्रेटर देन फ्रॉम एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। तो यहाँ पर एनएफओस की बात करें, एनएफओ मतलब होता है जैसे आईपीओ आता है कंपनी का, तो आईपीओ के अंदर क्या होता है कि कंपनी अपने पहली बार शेयर्स इशू करती है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स का चलता है। म्यूचुअल फंड्स का एक न्यू फंड ऑफर आता है। न्यू फंड ऑफर के अंदर बेसिकली वो अपना नया एक फंड लेके आते हैं, उसके अंदर आप सब्सक्रिप्शन पहली बार ले सकते हैं। उसके बाद जो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लेगा वो बाद में जाके कभी भी सेल कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, रख भी सकता है अपने पास। और अगर किसी को बाद में बाय करना है तो अगर कोई सेल करेगा तभी वो बाय करेगा। तो ये शेयर्स की तरह पूरा चलता है इसके अंदर, न्यू फंड ऑफर का आईपीओ की तरह से पूरा रहता है। इन इंडेक्स फंड्स ड्यूरिंग द ईयर, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंडेक्स फंड्स हैं उनके बहुत सारे नए नए फंड्स आए हैं अगर हम कंपेयर करेंगे एक्टिवली मैनेज फंड से, जिसका रीज़न अगेन वही कॉस्ट वाला निकल के आता है जो मैंने आपको पूरा ऊपर एक्सप्लेन किया है। तो ये चीज़ें आगे, द इंडेक्स फंड्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही ईजी है समझने के लिए। आई होप मैं भी आपको समझा पाया हूँ। दे सेव कॉस्ट्स एंड ड्यू टू लो एक्सपेंस रेशो, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। एंड देर आर नो सरप्राइजेज इन द पोर्टफोलियो, यानी ये भी मैंने आपको बता दिया है कि पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है, और इक्विटी के लिए इतना स्टेबल पोर्टफोलियो रहना भी एक काफ़ी बड़ी बात होती है। आगे चले तो अवे फ्रॉम एक्टिव फंड्स ड्यू टू हाई कॉस्ट, यानी ये अगेन वही सब बातें वापस से उल्टी तरफ से लिखी हुई हैं। एक्टिव फंड्स की बुराई करते हुए एक तरीके से लिखी हुई हैं कि अवे फ्रॉम एक्टिव फंड्स, लोग दूर हैं एक्टिव फंड से ड्यू टू हाई कॉस्ट की वजह से। पॉसिबल चेंज इन फंड मैनेजमेंट, की फंड मैनेजमेंट में चेंजेस हो सकते हैं तो उसकी वजह से मैनेजर दूसरा आ सकता है और कोई हो सकता है वहाँ पे फ्रॉड भी निकल जाए। फियर्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, तो अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है। अंडर परफॉर्मेंस मतलब निफ्टी से कम रिटर्न या जो भी इंडेक्स है कंपनी या इंडस्ट्री के अंदर उससे कम आपको रिटर्न मिल रहा होगा, ये भी पॉसिबिलिटी उसके अंदर रहती है। तो ये आपको वो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा इसके अंदर। अगर इसके अंदर बेसिकली इतना बुरा भी नहीं होता एक्टिव फंड, क्योंकि मैंने कोई भी एक्टिव फंड के फेवर में पॉइंट नहीं बोला यहाँ पर। अगर आप एक अच्छा एक्टिव फंड ढूंढ लेते हैं जिसकी थोड़ी कॉस्ट कम है या रिलेटिवली कम है, तो वो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे दे इन कंपैरिजन ऑफ पैसिव फंड्स। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको याद रखनी चाहिए। आगे चलिए तो आज की लास्ट न्यूज़ है, पीएसयू जनरल इंश्योरेंस लूज मार्केट शेयर, न्यू इंडिया बक्स ट्रेंड। तो यहाँ पर पीएसयू जनरल इंश्योरेंस मतलब जो जनरल इंश्योरेंस पहले समझते हैं क्या होता है। तो जनरल इंश्योरेंस के लिए मैंने एक ओपन करके रखा है। तो जनरल इंश्योरेंस का मीनिंग होता है आपकी नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसके अंदर आपकी सारी इंश्योरेंस आती हैं, जैसे कि आपकी फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, आपकी बहुत सारी और भी होती हैं, जैसे कि आपकी ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी कार वाली इंश्योरेंस, वो सब इंश्योरेंस भी आती हैं, और आपकी होम इंश्योरेंस भी इसके अंदर आती है। तो इस तरीके से जो आपकी नॉन लाइफ बहुत सारी इंश्योरेंस होती है वो जनरल इंश्योरेंस उनको बोला जाता है। तो ऐसी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पीएसयूज हैं जो ये वाली इंश्योरेंसेस प्रोवाइड करती है सारी, जैसे अगर आपको कंपैरिजन में बताऊं तो एलआईसी एक ऐसी कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है सिर्फ। तो उनके अलावा बहुत सारे इंश्योरेंस है जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज गवर्नमेंट वाली प्रोवाइड करती है। तो अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने मार्केट शेयर उनका खोया है थोड़ा सा। न्यू इंडिया बक्स ट्रेंड, अगर हम न्यू इंडिया की बात करें, न्यू इंडिया एश्योरेंस एक ऐसी कंपनी है पब्लिक सेक्टर के अंदर जिनका मार्केट शेयर बढ़ा है बस, बाकी हर कंपनी का मार्केट शेयर कम हुआ है। ये पूरी रिपोर्ट इस न्यूज़ के अंदर बताई गई है। तो अगर हम न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करेंगे तो न्यू इंडिया की आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, तो इसके अंदर भी आपको दिखेगा कि इन ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, रूरल इंश्योरेंस, मिसलेनियस अदर प्रोडक्ट्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब नॉन लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो इनका मार्केट शेयर आपका 14.5% से 15.5% पर बढ़ा है। बट अगर हम ओवरऑल पब्लिक सेक्टर की बात करें, सारी गवर्नमेंट कंपनीज को मिला के बात करें, तो उनका शेयर जो है टोटल मार्केट के अंदर 2% से कम हो गया है। और ये शेयर प्राइस या स्टॉक वाली बात नहीं कर रहे हैं कि कितना मार्केट में इनका पेनिट्रेशन है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो 2% से डाउन हो गया है। पहले ये 36% पर था, अब ये 34.29% पर चला गया है टोटल मार्केट शेयर के कंपैरिजन के अंदर। तो ये चीज़ यहाँ पर न्यू इंडिया अंडर रोड 29,962 करोड़ रुपीज़ इन ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम। तो यहाँ पर अंडर राइटिंग का या अंडर रोड का क्या मीनिंग होता है ये समझते हैं। तो बेसिकली अंडर राइटिंग का मीनिंग होता है कि कितना आपने प्रीमियम बेचा है। तो जैसे आपके पास प्रीमियम आता है तो आप प्रीमियम रिसीव्ड की तरह उसको नहीं बोलते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक टर्म चलती है अंडर राइटिंग,
तो प्रीमियम अंडर रिटर्न इस तरीके से उसको बोला जाता है, इसीलिए बस ये एक वर्ड है यहाँ पर। इंश्योरेंस जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसका पहले आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। तो इसके अंदर जैसे अगर आपको पता हो जो कैपिटल मार्केट्स हमारा शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनी हुई है सेबी। तो आई होप आपको उसके बारे में पता होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेबी, जो आपकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके बारे में आपको आई होप पता होगा। तो जैसे सेबी बना हुआ है आपके कैपिटल मार्केट्स के लिए, उसी तरीके से इंश्योरेंस पूरे सेक्टर के लिए एक अथॉरिटी बनी हुई है IRDA। तो यहाँ पे आपको दिखेगा वही कंपनी का वही अथॉरिटी का नाम पूरा लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारा जो डेटा है उन्होंने ही पूरा रिलीज़ किया है, इसीलिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई है। आगे चले तो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ये बहुत ही बड़ी प्राइवेट कंपनी है। ICICI आप सभी को पता है प्राइवेट है और ये जनरल इंश्योरेंस के अंदर है। तो ICICI की एक पूरी अलग एंटिटी है जनरल इंश्योरेंस के लिए और एक पूरी अलग है अलग से लाइफ इंश्योरेंस के लिए। तो ICICI की जो जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनी है इसकी अगर हम बात करेंगे तो इनका मार्केट शेयर रोज टू 8.3% फ्रॉम 7.26%। तो इनका भी लगभग जो इंक्रीज रहा वो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जितना ही रहा, 7.6 नहीं एक्चुअली उससे ज़्यादा रहा है, 1% के आसपास है। तो 7.26% से 8.3% पर लगभग 1% की ग्रोथ इनके मार्केट शेयर के अंदर हुई है यहाँ पर। तो ये आपको आयो पूरा क्लियर हो गया होगा। न्यू इंडिया बग स्टैंड जो न्यू इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पर वो इसी कंपनी को ही रेफर कर रहे हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस नाम से जो कंपनी है। तो आपको आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी न्यूज़ के अंदर तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और दैट्स इट, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।